अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हम केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम केमिस्ट्री क्लास 11 की डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो गेस्ट पेपर है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि जिनको अच्छे खासे मार्क्स लेने हैं, यानी टॉप करने का सोच रहे, हायर पोजीशन सोच रहे, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, बट जा सकते हैं इस गेस्ट पेपर के थ्रू, ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट होली एंड सोली इस क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड, मतलब इस वाले गेस्ट पेपर पे होली एंड सोली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए जिनको टॉप वगैरह करना है। बट अगेन वन थिंग मोर, कि जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि उनसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम को पास नहीं कर सकते, उन्होंने अभी पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये गेस्ट पेपर सिर्फ उनके लिए है, मोस्टली उनके लिए है। मैं बता रहा हूँ कि इस गेस्ट पेपर को अच्छे से फॉलो करिए। जितने सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, उन सबको अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर करोगे, वो भी अच्छे खासे मार्क्स से। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी बताऊं। देखो, आपका पेपर 70 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ विच 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो वहां से हो गए 15 मार्क्स। बचे कितने? 55 मार्क्स। तो 55 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर से आते हैं, यानी 3 मार्क्स के मिला के, 1 मार्क्स के मिला के, वो सब मिला के 55 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, तो ज्यादा फोकस शॉर्ट आंसर पे करना, छोटे छोटे सवाल को अच्छे से करना। यानी वो भी सोच रहे, कुछ बच्चों के मन में ये भी होता है कि सर कितने पे, मतलब पेज में हम आंसर लिखे। यानी 5 मार्क्स का सवाल है तो 2 से ढाई पेज में भी हो सकता है, 2 पेज में भी किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, डिपेंडिंग अपॉन ये क्वेश्चन किस तरीके से है, यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एंड वहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 7-8 लाइन में आपका हो जाएगा, 6 से 7 लाइन, 8 लाइन में हो जाएगा और 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सिर्फ वही जवाब में लिखना है, ज्यादा दास्तान लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो चीज पूछ रहा है वही लिखना है। डेरिवेशन पूछ रहा है डेरिवेशन लिखनी है, स्टेटमेंट पूछ रहा है स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, फार्मूले पूछ रहा है फार्मूला लिखना है, किसी चीज का ग्राफ पूछ रहा है ग्राफ बनाना है। ठीक है, या किसी दो के बीच में रिलेशन बता रहा है तो रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को देखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको डाटा दिया होगा, उस डाटा के हिसाब से आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का निकालना होगा, कंपाउंड भी आपको दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेशन रिगार्डिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। क्या क्या हो सकता है, किसी चीज में आपको एटॉमिक मास यानी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, एंड मोल कंसेप्ट मतलब सिंपल चीजें ऐसे, किसी का नाम मान ले, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया। ठीक है, मान लिया ऑक्सीजन एटम के नंबर, वाटर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स बताए, 0.5 मोल है वाटर मॉलिक्यूल के, आपको बताया, बताओ कि उसका गिवन मास कितना होगा, कितना मास वाटर का 0.5 मोल होगा। वही होता है, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सिंपल फार्मूला लगा के इसे आप निकाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना, मोलरिटी मोलरिटी वो थोड़ी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन इज सेकंड थिंग इज थर्ड वाला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विद सूटेबल एग्जांपल। एक मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कौन कौन सा मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल भी आपको लिखनी पड़ेगी। देन व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत दास्तान लिखते हैं, पूरा बोर्स मॉडल नहीं, बस सिर्फ पोस्टुलेट लिखने, जो बोर के पोस्टुलेट से पॉइंट टू पॉइंट लिखने, अलग अलग से उनके फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखने और लिमिटेशन साथ साथ लिखनी है कि क्या क्या लिमिटेशन रही, मतलब प्रॉब्लम्स क्या थी बोर्स मॉडल में, जो कि हमको आगे दूसरे वाले साइंटिस्ट ने या दूसरे वाले जो भी हमारे पास आए थे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था, वो लिमिटेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, ये अलग अलग, ये तो बहरहाल आप सबको पता होगा। दैट इज हीसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
उसके बारे में लिखना पड़ेगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इनकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, विद एन एग्जांपल दे दो एक एक की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से बता दो। पॉलीज एक्सक्लूजन क्या बताता है, हंट्स रूल क्या बताता है, हंट्स रूल के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, अब फिर अबव प्रिंसिपल क्या बताता है, ये चीजें मतलब एक एक एग्जांपल के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 6 इज व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल शॉर्ट में क्वांटम नंबर होता क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, इज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिटेल में लिखना पड़ेगा, इज़िमुथल क्वांटम नंबर को डिटेल में लिखना पड़ेगा along with their formulae, okay. Then what is ionization energy, what are the factors which influence ionization energy, form how the former varies across the period down the group, ये ऐसे how the form, ठीक है, ये फॉर्मर नहीं है, how the forms varies across the period and down the group, मतलब ट्रेंड्स आपको ये याद रखनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब आयोनाइज करना, दो एटम्स को आपस में आयोनाइज करना, यानी उनके बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी उनको आयोनाइज करने के लिए, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सिंपल में समझा, फिर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं आपको पता होना चाहिए। अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किन किन फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, ऐसे ऐसे फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। हाउ द फार्मर वेरीज अक्रॉस द पीरियड अप डाउन द ग्रुप, यानी वही ट्रेंड किस तरीके से डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉरी वेरीज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यानी अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है। जैसे डाउन द ग्रुप आप देखोगे तो साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने की वजह से डिक्रीज होती है। अलोंग द पीरियड साइज सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ, इतना तो थोड़ा थोड़ा पता होगा जिस चीज को नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन करना है आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d क्या होता है, ठीक है, sp3d2 असल में इस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं ये sp3 फिर sp3d और नेक्स्ट यहाँ पे है ये sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और अलग अलग एग्जाम्पल बनानी पड़ेंगी, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इसको समझा सकते हैं। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के बारे में आपको उसके पोस्टुलेट लिखनी पड़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टू एंड O2 मॉलिक्यूल, एंड और O2 मॉलिक्यूल की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी और साथ साथ एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनानी होगी। क्लियर है इतना, ओके। स्टेट एंड एक्सप्लेन फदांस रूल, फदान रूल हमको क्या बोलता है, स्टेटमेंट लिखना है उसका और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पोलेंसी के बारे में क्या क्या बताता है वो चीज आपको पता करनी पड़ी। क्वेश्चन 12 दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेली-लॉस लॉ, ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पढ़ लेना अच्छे से, ज्यादा लंबे नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन दीज थ्री लॉज। देन क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी आपको अच्छे से करना होगा। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। वैसे तो सारे आपको करने पड़ेंगे लेकिन कुछ मैं हाईलाइट कर दूंगा। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ से 5 मार्क्स का ज्यादा चांस होता है, इक्विलिब्रियम वाले से, हाइड्रोकार्बन से, देन यू आर और एक चैप्टर है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां से भी आपके सवाल 5 मार्क्स के बन जाते हैं। Then state and explain the law of chemical equilibrium, derive expression for equilibrium constant। law of chemical equilibrium आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डेरिवेशन निकालनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है, यानी के इक्विलिब्रियम अपने किसके लिए, फॉर द गिवन इक्वेशन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं देखूं कंसंट्रेशन की टर्म में, यानी आप सिंपल में इसको लिखते हैं, ठीक है,
यहाँ पे मतलब सी की प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन यानी सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन, मैं लेकिन इनको अपने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में रखनी। सी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सी, तो पावर में लगेगा सी। डी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल डी, ऊपर लगेगा डी। ये ए की ए का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी ए की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर ऑफ इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल ए। बी की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। तो ये इसका के का फार्मूला रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टडी एंड एक्सप्लेन लीचर्ड-लियर्स प्रिंसिपल। लीचर्ड-लियर प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने का, ये भी इसी वाले चैप्टर का इक्विलिब्रियम का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे इन चीजों का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो तेज पढ़ लेते हैं। देन व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको करना पड़ेगा। और ऊपर वाला इसको मैंने बताया नहीं, ये भी रिचर्ड लियर्स प्रिंसिपल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। या ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, 15th और 16th नोट करें, इन दोनों को अच्छे से याद कर, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। देन व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, हो गया। गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaOH, NaCO3 एंड CaO। प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से इनको प्रिपेयर करते हैं, इनकी रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेंगी और प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी। NaCl की प्रॉपर्टी क्या होती है, NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर NaCO3, CaO, इस तरीके से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रोवाइडेड द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स गिव दियर IUPAC नेम। मतलब आपके पास IUPAC स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे, IUPAC नेम बताने पड़ेंगे। तो IUPAC अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ एलिमेंट्स जो वहाँ पे है इनके कुछ मॉलिक्यूल्स है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या स्ट्रक्चर्स है, उनके IUPAC नेम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, 10-15 कर लेना, तो आपका थोड़ा सा होल्ड आ जाएगा। IUPAC को पढ़ लेना, ठीक है। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस या आइसोमेरिज्म में हमारा आता है सब कुछ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर कार्बोकैटायंस, एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर को बना के एक्सप्लेन करना है, और स्टेबिलिटी बतानी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। व्हाट आर कार्ब एनियंस, ठीक है। कार्ब कैटायन और कार्ब एनियन दोनों आप एक साथ ही पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, ये तो एक साथ ही आप पढ़ लोगे, दोनों कार्बो कैटायन और कार्बो एनियंस। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन Br एंड HCl तो अल्केनिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो अल्केनिक बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड होगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप Br एंड Cl, इनके Br और इसके बीच में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आप दिखाएंगे, HCl और इसके बीच में, क्लियर है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर कन्फर्मेशंस, एक्सप्लेन द पॉसिबल कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, यानी कन्फर्मर्स आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, और इथेन के कन्फर्मर्स भी समझ लेना, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स एक्सिल अल्केन्स, यानी सिंपल आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना पड़ेगा क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ठीक है। ये भी आपका आइसोमेरिज्म का ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अच्छे से, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना, वहां पे सिस और ट्रांस आपको मिल जाएगा, क्लियर। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, डायग्राम से एग्जाम एक्सप्लेन करना है, ज्यादा दास्तान नहीं लिखनी है, सवाल को समझो। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, मार्कोनी कॉज रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट, ये दोनों को डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ओके। Explain the mechanism of electrophilic substitution reactions of benzene with the reference to halogenation and Federal-Crafts reaction, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, फेडरल-क्राफ्ट्स रिएक्शन या हेलोजिनेशन, ठीक है, किस तरीके से हम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पे।
डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिट अलग चीज होती है, ऑर्बिटल वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर लेते हैं, ऑर्बिट कुछ अलग चीज होती है। तो फिजिक्स में भी आपने बहुत बार ऑर्बिट पढ़ा होगा। ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर लेते हैं अराउंड इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। ड्रॉ द शेप्स ऑफ पीजेड dxy dz2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स का आपको शेप्स ड्रा करनी पड़ेगी, px dxy px dxy एंड dz2, क्लियर है? ओके। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में, ये तो किस तरीके से कौन किसकी शेप किस तरीके से होती है, पी एस ऑर्बिटल पढ़े होंगे, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल अलग अलग पढ़े होंगे आपने। व्हाट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रोमियम की लिखनी पड़ेगी, कॉपर की लिखनी पड़ेगी। Why are half filled and completely filled subshells more stable? हाफ फिल्ड और completely filled subshells जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, ठीक है। ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर पे ज्यादा फोकस करो, 55 मार्क्स आर फ्रॉम द शॉर्ट आंसर। जो भी मैंने लिस्ट दिए लॉन्ग आंसर इतने सारे नहीं आएंगे, 3 ही आते हैं, लेकिन वो सब पढ़ोगे तो शॉर्ट आंसर भी उसमें से बहुत आपके बन जाएंगे, कंसेप्ट बन जाएंगे शॉर्ट आंसर के। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, क्यों होती है भाई साहब, आसान सवाल है। तो ये भी आपको 3 मार्क्स का लिखना पड़ेगा, 5-6 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो दैट्स इट। व्हाई इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इलेक्ट्रॉन गेन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेट ऑक्टेट रूल क्या होता है, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, ऑक्टेट रूल क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या लिखनी पड़ेंगी। देन क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द शेप्स ऑफ, ठीक है, ClF3 होगा यहाँ पे, ये ClF3 होगा, ClF3, this is NH3, this is SF4, this is H2O, then it is here, यहाँ पे ये I3 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव, ठीक है। इनके शेप्स आपको ड्रा द शेप्स ऑफ दिस। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ए सेंट्रल A of these molecules, central of these, what is the hybridization of central A, अच्छा, what is the hybridization of central A these molecules, इन molecules का hybridization आपको बताना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, जनरली ये sp, जैसे ये यहाँ पे देखो ClF3 है, ठीक है, या यहाँ पे NH3 है, फॉर एग्जाम्पल में NH3 की बात करूँ तो सारे हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के अराउंड होंगे, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी होगी, क्या होगी, ठीक है, सेंट्रल एटम की है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल एटम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी होगी। चलिए, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, गिव द मीनिंग ऑफ आर, यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो आपके पास होती है, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से आपको गिव द मीनिंग ऑफ आर, आर को समझाना होगा आर क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं करना कि आर का वैल्यू लिख दिया तो बस आर हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस, क्या होती है आइडियल गैस, रियल गैस क्या होती है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये लिखना पड़ेगा। सिंपल सिंपल थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उनकी। व्हाट आर स्टेट एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, दोनों का आप हर एक एग्जांपल देना पड़ेगा। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और दोनों में एक एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सबको पता होगा। डिफाइन हीट कैपेसिटी, ठीक है। सी, डेराइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मियर्स फार्मूला भी इसको बोलते हैं, सीपी और सीवी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सीपी और सीवी के रिलेशन क्या होती है, इसको मियर्स फार्मूला कभी कभार डिराइव रिलेशनशिप रिलेशन ऑफ मियर्स या डिराइव रिलेशन, ये डिराइव द मियर्स फार्मूला कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है। डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हाउ गिब्स फ्री एनर्जी प्रेडिक्ट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। किस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को बताती है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज स्टेट हिजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल लेके इसको समझाना। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बस सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है दोनों की, ठीक है।
Using Born-Haber cycle, how can we determine enthalpy of latest formation of NaCl? मतलब बॉर्न हेवर साइकिल को यूज करके हम किस तरीके से एंथैल्पी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी लेटेस्ट फॉर्म यानी NaCl लेटेस्ट के लिए किस तरीके से हम एंथैल्पी डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये सिंपल सिंपल फ्यूचर लिखने पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स क्या इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट Kw ऑफ वाटर? आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw? आयनिक प्रोडक्ट, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। डिफाइन ए बफर सॉल्यूशन, गिव इट लीस्ट टू एग्जांपल्स ऑफ साल्ट्स व्हिच फॉर्म बफर। दो एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको साल्ट्स के जो कि बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल आपका दिया होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, यानी चार्ज उसके ऊपर एक्चुअल में कितनी है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। गिव बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बताओ बायोलॉजिकल मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या रखता है वो दो चार लाइन्स में लिख लेना। दोनों की, मैग्नीशियम की दो एग्जांपल लिख दो, दो इंपॉर्टेंस लिख दो, और कैल्शियम की दो लिख दो, एनफ है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी। व्हाट आर हाइड्राइड्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स? हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होते हैं। डिफाइन एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या होती है, और व्हाट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? ये तो आप बहरहाल 10th में भी पढ़े होंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तीन टाइप्स के एलोट्रॉप्स हमारे पास होते हैं। व्हाट आर सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स? सिलिकेट्स और जियोलाइट्स ये भी पढ़ लेना, सिलिकेट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, राइट देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले मैं फ्री रेडिकल को समझने से पहले आप फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म पढ़ना, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल्स, राइट देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर फ्री रेडिकल आपको समझ में आएगा। व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन? ओके। डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल डिफाइन करेगा, दोनों की एक एक एग्जांपल लिखनी पड़ेगी, दैट्स इट। डिफाइन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होती है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक? क्या कंडीशंस है किसी भी कंपाउंड के लिए ताकि वो एरोमेटिक बने। एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्केन्स, टर्मिनल अल्केन्स का एसिडिक नेचर आपको बताना होगा। क्या इतना क्लियर है कि नहीं। उसके बाद बचते हैं शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, क्योंकि बहुत ही सवाल बन जाते हैं, कितने सवाल अब मैं 1 मार्क्स के आपको दे दूं तो उसका मैं एक PDF दे दूंगा, शॉर्ट आंसर एक एक मार्क्स का जो आता है अलॉन्ग विद आंसर्स। मैं इसी वाले लेक्चर के, इसी वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन करूंगा, इस वाले का भी PDF दे दूंगा मैं, और साथ साथ मैं दूसरा एक PDF भी दूंगा जो 1 मार्क्स का होगा, प्रोबेबली 30-40 क्वेश्चन में 1 मार्क्स के दूंगा या 50 क्वेश्चंस। सब पढ़ लेना, ठीक है, एक एक लाइन के होंगे आंसर उनके, तो वो सब होंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर करोगे और अच्छे मार्क्स से करोगे। बट कंडीशन ओनली ये है कि ये जो सवाल बताए इन सबको अच्छे से करना है, एक को भी इसमें से स्किप नहीं करना, एक को भी, इवन नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज टू बी स्किप्ड, ठीक है। 55 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर से आपसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टाइम मिला तो मैं इन सारे सवाल को अच्छे से एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन बता देना अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबको डिस्कस करूं, बता देना, मैं अलग अलग चार 4 से 5 वीडियो में, यानी 4-5 एक एक घंटे की 5 वीडियो में मैं इस पूरे सब क्वेश्चंस का सोल्यूशन इजीली बताऊंगा सब पूरे। सो आज की क्लास में था इतना ही, आज के लेक्चर में था इतना ही, बेसिकली कोई अलग से क्लास नहीं थी आज के लेक्चर में था इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।